हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है शिमला हायर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। मैं अवनीश मिश्रा आज आपको क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ को ही कंटिन्यू करूंगा, जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है द्रव्य का अवस्था परिवर्तन, मतलब चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। जैसा कि हम जानते हैं कि द्रव्य जो है तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। एक उदाहरण, इसका एग्जाम्पल जो है वो है जल यानी कि वाटर। जब ये बर्फ की अवस्था में होता है तब इसे ठोस अवस्था कहते हैं, जब ये जल की अवस्था में होता है तब इसे द्रव की अवस्था कहते हैं, तथा जब ये जलवाष्प के रूप में होता है तब इसको हम गैस की अवस्था में कहते हैं। किसी भी द्रव्य की तीनों अवस्थाओं में रहने की स्थिति उसके अणुओं की गतिज और स्थितिज ऊर्जा पर आश्रित होता है या निर्भर करता है। उनके अणुओं की गतिज ऊर्जा के परिणाम पर निर्भर करता है। जब भी किसी हम ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो उनके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, अर्थात उनके अणुओं के मध्य जो बंधन ऊर्जा होती है, जो स्थितिज ऊर्जा के कारण उत्पन्न होती है, वह थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है। और जैसे जैसे हम उस ठोस वस्तु का तापमान बढ़ाते जाते हैं उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है और अणु बंधन ऊर्जा से मुक्त होने के कारण एक दूसरे से अधिक दूर दूर भागना शुरू कर देते हैं। इस अवस्था में जो ठोस पदार्थ होता है वह द्रव में परिवर्तित होने लगता है। या अगर हम इसी प्रकार जल को गर्म करें, मतलब द्रव को गर्म करें, तो द्रव के अणुओं की भी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। मतलब तापमान देने पर, गर्म करने पर जो अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है उसमें वृद्धि हो जाती है, जिसके फलस्वरूप उनके जो स्थितिज ऊर्जा होती है, जो बंधन ऊर्जा होती है, उससे अणु मुक्त हो जाते हैं और एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण उनके द्रव्य का जो अवस्था होता है वो परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी भी अवस्था को, चाहे वो ठोस अवस्था हो, चाहे वो द्रव अवस्था हो, चाहे वो गैस अवस्था हो, किसी भी अवस्था को अगर हम गर्म करें, तापमान प्रवाहित करें, तापमान दें, तो उनके अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। या अगर वो गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो गई है, उनके अणुओं को पास लाना है, तो उनको ठंडा करने पर भी वो अणु एक दूसरे से पास आ सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनके द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। अर्थात इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी द्रव्य की अवस्था को परिवर्तन करने के लिए तापमान बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम तापमान को बढ़ाते हैं तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे वो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में, या अत्यधिक तापमान प्रवाहित करेंगे, उस वस्तु को देंगे तो वह द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इसी का विपरीत अगर हम गैस को ठंडा करें तो गैस जो है वो द्रव अवस्था में, और अत्यधिक ठंडा करने पर वही द्रव जो है वापस ठोस अवस्था में हमें प्राप्त हो सकती है। अर्थात किसी भी द्रव्य की अवस्था परिवर्तन के लिए तापमान बहुत उत्तरदायी होता है। चलिए इसी को समझते हैं। जैसा कि जल जो है वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। बर्फ यानी कि आइस सॉलिड फॉर्म में, ठोस अवस्था में, जल मतलब वाटर जो आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, और जल वाष्प जो कि गैस अवस्था में होता है। अब तापमान को बढ़ाने पर या तापमान को कम करने पर इनकी अवस्थाओं में क्या परिवर्तन होता है, उसको इस फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए बर्फ है, ठोस अवस्था में, इसको जब गर्म किया जाएगा, मतलब गर्म करने पर, आइस को गर्म करने पर यह जल में परिवर्तित हो जाएगा, मतलब इनके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और यह लिक्विड फॉर्म में, मतलब जल के रूप में, मतलब द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। अब जब जल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा तब भी अगर इसको हम लगातार तापमान देते रहें तब ये जो जल है वह जलवाष्प अर्थात गैस के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब यहां से इसको पुनः जब हम अधिक गर्म करेंगे, अधिक गर्म करने पर मतलब आइस को गर्म किया गया तो वह जल में, मतलब द्रव में परिवर्तित हो गया। अब द्रव में परिवर्तित होने के बाद पुनः जब इसको और अधिक गर्म करेंगे तो यही जो जल है, जो द्रव के रूप में है, यह जलवाष्प अर्थात गैस के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। तो गर्म करने पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में और द्रव अवस्था से गैस अवस्था में द्रव्य को परिवर्तित किया जा सकता है। अब इसी का
विपरीत प्रक्रिया हम इसी का लेंगे। अब इसी जल वाष्प को अगर ठंडा कर दिया जाए, ठंडा करने पर अब जब इसी जल वाष्प को यानी कि वाटर वेपर को हम पुनः ठंडा करेंगे, मतलब तापमान कम करना शुरू करेंगे, तब ये ठंडा होगा। तो ठंडा होने पर यही जल वाष्प वापस जल में यानी कि जो गैस अवस्था में था वो वापस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। अब जब द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा तो पुनः इसको और अधिक ठंडा किया जाए। अधिक ठंडा करने पर अधिक ठंडा करने पर हम पुनः जल को मतलब द्रव को ठोस अवस्था मतलब बर्फ के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इस फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं कि तापमान परिवर्तन का प्रभाव द्रव्य पर कितना पड़ता है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, जैसे बर्फ पहले ठोस अवस्था में है, तो जब इसको गर्म करेंगे तो यह जल यानी कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। द्रव अवस्था में परिवर्तित होने के बाद जब इसको और अधिक गर्म किया जाएगा तो यह जल वाष्प अर्थात गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। तो गर्म करने पर बर्फ से जल यानी कि द्रव और द्रव से जलवाष्प यानी कि गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। द्रव अवस्था में परिवर्तन के बाद जब इस जल को पुनः और अधिक ठंडा किया जाएगा, मतलब अधिक ठंडा करने पर यह पुनः बर्फ अवस्था मतलब ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। एक बार फिर इसको समझ लीजिए, बर्फ जो कि ठोस अवस्था में है, जल द्रव अवस्था में है तथा जलवाष्प आपकी गैस अवस्था है। इस कंडीशन में जब हम ठोस अवस्था को गर्म करते हैं तो इनके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप यह जो ठोस अवस्था होती है बर्फ की, यह जल अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। जल की अवस्था में परिवर्तन के बाद जब इसके तापमान को हम और अधिक करते हैं, अर्थात जब जल को और अधिक गर्म किया जाता है तो इनके अणुओं की गतिज ऊर्जा में और अधिक वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप यह जो द्रव अवस्था में जल है यह आपका जलवाष्प अर्थात गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। अर्थात जब भी हम किसी चीज को मतलब किसी वस्तु को या किसी द्रव्य को गर्म करते हैं तो उनके अणुओं की गतिज ऊर्जा में लगातार वृद्धि होती रहती है। इस प्रक्रिया में हम ठोस अवस्था को द्रव में तथा द्रव अवस्था को गैस में परिवर्तित कर सकते हैं। अब वापस जब इसको विपरीत प्रक्रिया अपनाएंगे, अर्थात अभी गर्म कर रहे थे, अब जलवाष्प को हम क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। ठंडा करने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा में कमी होती है, अर्थात उनके स्थितिज ऊर्जा की वृद्धि बढ़ जाती है, मतलब अणु काफी पास पास आना शुरू हो जाते हैं, मतलब उनके अणुओं की गतिज ऊर्जा में कमी होना शुरू हो जाता है। इस अवस्था में जब जलवाष्प को हम ठंडा करेंगे तो यह जलवाष्प जो कि गैस अवस्था में है यह जल की अवस्था अर्थात द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। द्रव अवस्था में परिवर्तित होने के बाद पुनः जब इसको और अधिक ठंडा किया जाएगा तब इसके अणुओं के बीच की जो गतिज ऊर्जा होगी वो काफी कम हो जाएगी और अणु काफी पास पास आ जाएंगे। तब यह जो द्रव अवस्था होगी यह पुनः अपने ठोस अवस्था को प्राप्त कर लेगी, अर्थात बर्फ के रूप में आ जाएगी। जल एकमात्र ऐसी वस्तु है जो तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, अर्थात ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। तो आपने क्या सीखा, द्रव्य की अवस्था परिवर्तन में तापमान का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। जब हम किसी भी द्रव्य का तापमान बढ़ाते हैं तो उनके अणुओं की गतिज ऊर्जा में लगातार वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वह ठोस से द्रव में तथा द्रव से गैस में परिवर्तित होते हैं, तथा जब उनकी अणुओं की गतिज ऊर्जा में कमी आती है, अर्थात जब उनके तापमान को कम किया जाता है तब उनके अणुओं की गतिज ऊर्जा में कमी होती है, अर्थात उनकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तब वह गैस से द्रव में तथा द्रव से वापस ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। यही पूरी प्रक्रिया द्रव्य का अवस्था परिवर्तन कहलाती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा द्रव्य का अवस्था परिवर्तन संबंधी भौतिक गुण। मतलब जब भी हम
जब भी कोई द्रव्य का किसी मैटर का स्टेट चेंज होता है तो उससे रिलेटेड कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी जो जो होती है वो आपको इस टॉपिक्स में बताया जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट आपका आता है गलनांक, जिसको मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। इसका डिफिनेशन है वायुमंडल के मानक दाब पर जब कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उसे पदार्थ का गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे कि अगर आप जिस भी वस्तु को गर्म करें, ठोस वस्तु को, जब भी किसी ठोस वस्तु को गर्म किया जाएगा तो वह तुरंत पिघलना शुरू नहीं होता है। एक निश्चित तापमान को प्राप्त करने के बाद ही वो पिघलना चालू होता है। जैसे कि आपने लोहे को गर्म करना शुरू किया तो क्या लोहे को जैसे ही तापमान देना शुरू कर तो पिघलना शुरू हो जाता है? ऐसा नहीं होता है। वो धीरे धीरे हीट को एब्जॉर्ब करता है, उष्मा को अवशोषित करता है और कुछ समय के बाद वो पिघलना शुरू करता है। इसलिए परिभाषा में लिखा हुआ है कि जिस निश्चित ताप पर, मतलब उनको पिघलने के लिए भी एक निश्चित ताप की आवश्यकता पड़ती है, वो कम तापमान पर पिघलना शुरू नहीं होते हैं। अर्थात वायुमंडल के मानक दाब पर जब कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उसे ही पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट गलनांक कहा जाता है। मान लीजिए कोई भी आप अगर आयरन लेकर के कोई भी लोहे की वस्तु लेकर के पिघलाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो तुरंत नहीं पिघलता है, धीरे धीरे वो उष्मा को अवशोषित कर लेता है और जब वह उस ताप पर पहुंच जाता है जहां से वो पिघलना शुरू हो सकता है तो वही जो निश्चित ताप होगा, वही निश्चित ताप उस ठोस वस्तु का मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। अगला भौतिक गुण आता है, अगली फिजिकल प्रॉपर्टी है हिमांक, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। इसका डेफिनेशन है वायुमंडल के मानक दाब पर कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे पदार्थ का हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे कि अगर हम द्रव अवस्था जैसे वाटर ले लें, जल को अगर हमें ठोस अवस्था में परिवर्तित करना है तो उसके लिए हमें उस पदार्थ का जो तापमान होगा उसको कम करना पड़ेगा। अर्थात जिस निश्चित ताप पर, मतलब द्रव को अगर हम ठंडा कर दें तो तुरंत वो बर्फ में परिवर्तित नहीं होगा, उसको भी बर्फ में बदलने के लिए एक विशेष तापमान की आवश्यकता पड़ती है। वही जो विशेष तापमान होता है वही उसका हिमांक कहलाता है। जैसे कि अगर 10 डिग्री सेल्सियस तापमान है, 5 डिग्री सेल्सियस तापमान है या 20 डिग्री सेल्सियस तापमान है तो उस अवस्था में द्रव जो है वो ठोस अवस्था में परिवर्तित नहीं होगा। जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है तब जाकर के जो द्रव होती है वो ठोस अवस्था में बदलना शुरू होती है और 0 से नीचे जाते जाएंगे, जैसे -डिग्री टेम्परेचर में आएंगे तब जाकर के जो जल है वो ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है। अर्थात जिस निश्चित ताप पर, ये शब्द बार बार रिपीट किया जा रहा है कि जिस निश्चित ताप पर, अर्थात इसका कहने का मतलब है कि प्रत्येक द्रव को ठोस में परिवर्तित होने के लिए एक विशेष तापमान की आवश्यकता पड़ती है, वही विशेष तापमान आपका निश्चित तापमान कहलाता है। अतः जब कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे पदार्थ का हिमांक अर्थात फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे जल को ठोस में परिवर्तित करने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत पड़ती है। अगर उतने डिग्री तापमान रहेगा तब जल जाकर के कहीं ठोस में परिवर्तित होगा, और अगर 0 से ऊपर है, 10 डिग्री, 12 डिग्री, 15 डिग्री, जैसे जैसे तापमान ऊपर जाता जाएगा वो जल कभी भी ठोस अवस्था में परिवर्तित नहीं होगा। अर्थात एक निश्चित तापमान की आवश्यकता पड़ेगी, उसी निश्चित तापमान पर जो द्रव होगा वो ठोस अवस्था में परिवर्तित होगा। अतः जिस निश्चित तापमान पर कोई भी द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है वही जो निश्चित तापमान होता है उस पदार्थ का हिमांक कहलाता है अर्थात फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। अब आगे के जो भी इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज है हम आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।